महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, वास्तविकता महज एक भ्रम है, यद्यपि बहुत दृढ़। आज की हमारी गहन चर्चा शायद इसी बात की पुष्टि करती है जब हम यूरोप की मौजूदा भू राजनीतिक दुविधा पर नजर डालते हैं। नमस्कार। आज हम द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख का विश्लेषण करेंगे। ये लेख यूरोप के जटिल हालात, खासकर अमेरिका के बदलते रुख और रूस के प्रभाव के संदर्भ में, और इससे भारत के लिए क्या सबक निकल सकते हैं, इस पर एक तीखी नजर डालता है। हमारा मकसद है कि इस लेख के जो मुख्य तर्क हैं उनकी परतें खोलें, तथ्यों को समझें और विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों और जो लोग समसामयिक मामलों की गहरी समझ चाहते हैं उनके लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर विचार करें। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि आज की वैश्विक राजनीति के यथार्थ क्या हैं। मुख्य यूरोपीय नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बैठे दिखते हैं। देखिए, ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये आज की जो बदलती वैश्विक व्यवस्था है और उसमें यूरोप की जो थोड़ी कह सकते हैं असहज स्थिति है, उस पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। ये तस्वीर कई जटिल भू राजनीतिक सच्चाइयों को सतह पर लाती है। हाँ, लेख उसी तस्वीर के जिक्र से शुरू होता है। इसे देखकर क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं? लेख में तो सहानुभूति, मनोरंजन, दया या शायद दूसरों की दुर्गति पर एक किस्म की खुशी, वो जो शब्द है शार्डनफ्रॉयड, जैसी भावनाओं का उल्लेख है। लेकिन दिलचस्प बात है कि सहानुभूति का जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? क्या दुनिया के इतने शक्तिशाली और समृद्ध देशों के नेताओं को इस स्थिति में देखकर सहानुभूति महसूस नहीं होती? ये गहरा सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें एक विडंबना है। वो देश जो दशकों से वैश्विक शक्ति और संपन्नता के प्रतीक रहे हैं, आज एक ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं जहां उन्हें अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए अमेरिका के एक कह सकते हैं अप्रत्याशित लीता पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम व्लादिमीर पुतिन के नजरिए से देखें, जैसा लेख सुझाता है, तो ये तस्वीर उनके लिए शुद्ध अवमानना का प्रतीक होगी, कंटेम्प्ट जिसे कहते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली राष्ट्रों का समूह, जिसमें दुनिया की तीसरी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक यानी यूरोपियन संघ, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, P5 देश, ये सब पश्चिमी गठबंधन के शायद एकमात्र निर्णायक नेता के सामने एक तरह से याचना की मुद्रा में है। पुतिन इसे अपनी रणनीति की सफलता के तौर पर देख सकते हैं, मतलब पश्चिमी गठबंधन में दरार डालने और उसे कमजोर करने में अपनी कामयाबी का सबूत। और देखिए, द स्पेक्टेटर जैसे प्रकाशनों में भी विश्लेषकों ने ये तर्क दिया है कि पुतिन का एक बड़ा लक्ष्य हमेशा से पश्चिमी एकता को तोड़ना रहा है। तो ये तस्वीर उन्हें उस लक्ष्य के करीब पहुंचने का संकेत दे सकती है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि पुतिन यूक्रेन युद्ध जीत चुके हैं? लेख का तर्क तो इसी ओर इशारा करता हुआ लगता है कि अब पुतिन ही अपनी जीत की परिभाषा तय करने की स्थिति में है। उनका मानना है कि वे कब्जा किए हुए यूक्रेनी इलाके, यानी 2022 के आक्रमण के बाद जीते गए क्षेत्र, क्रीमिया और डोनबास समेत, जो यूक्रेन का लगभग 20% भूभाग है, वो अपने पास रख सकते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके साथ ही नेटो का जो पूर्व की ओर विस्तार है, जो दशकों से रूसी चिंता का विषय रहा है, वो अब लगभग इतिहास बन चुका है, जैसा कि ट्रंप कई बार कह भी चुके हैं। हालांकि ये सच है कि ट्रंप अपनी बात से पलट भी सकते हैं, कौन जानता है, लेकिन इसकी संभावना कम ही लगती है कि वे अचानक यूक्रेन और यूरोप की उन मांगों का पुरजोर समर्थन करने लगेंगे जिनमें पुतिन की पूर्ण हार शामिल हो। ऐसा करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य और आर्थिक रूप से शामिल होना पड़ेगा, जिसकी इच्छा शक्ति फिलहाल दिखती नहीं है, सच कहें तो। लेख के अनुसार ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो किस तरह की रियायतें स्वीकार करने को तैयार हो सकते हैं, जैसे कि कब्जा किए हुए क्षेत्रों पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देना। पुतिन इस आधार पर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं और शायद कुछ और रियायतें भी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां जमीनी हकीकत बातचीत की शर्तों को तय कर रही है असल में। लेकिन इस पूरी तस्वीर में रूस को हुए नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युद्ध उनके लिए भी तो महंगा साबित हुआ है ना? निश्चित रूप से। इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस ने भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाया है। उनके सैनिकों की बड़ी संख्या में मौत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और पश्चिमी प्रतिबंधों ने उनकी अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। फिर भी वे हमले जारी रखे हुए हैं।
भले ही उनकी प्रगति धीमी और बहुत महंगी क्यों ना हो। अगर इस मोड़ पर युद्ध विराम या शांति समझौता होता है तो पुतिन बड़ी आसानी से जीत की घोषणा कर सकते हैं, शायद क्रीमिया या मारियोपोल जैसे किसी महत्वपूर्ण शहर से राष्ट्र को संबोधित करके। शांति समझौते के साथ प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है और वे अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा तुरुप पत्ता, लेवरेज जिसे कहते हैं, शायद यही है कि उन्होंने ट्रंप और शायद दुनिया को यह यकीन दिला दिया है कि वे किसी भी कीमत पर, चाहे जितना नुकसान हो, लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच यूक्रेन की भूमिका को कैसे देखा जाए? उनके प्रतिरोध की तो पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। ये यूक्रेन के लोग ही हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक डटकर मुकाबला किया है और रूस जैसी सैन्य महाशक्ति को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करके एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को सही मायने में अर्जित किया है। उन्होंने दुनिया को युद्ध की नई तकनीकें सिखाई हैं, खासकर ड्रोन युद्ध और दूर से किए जाने वाले गुप्त अभियानों में, कोवर्ट ऑपरेशंस में, जिनका पैमाना शायद इजराइल की मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी भी ध्यान से देख रही होगी। यूक्रेन ने अपनी अपेक्षाकृत छोटी आबादी, लगभग 3.5 करोड़, जिसका एक बड़ा हिस्सा तो शरणार्थी बन चुका है, उस पर भारी जनहानि सही है, लेकिन उन्होंने रूसियों को भी कल्पना से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनकी अर्थव्यवस्था को झटका दिया है और उनकी सैन्य साख को गहरी चोट पहुंचाई है। लेख के अनुसार अगर यूक्रेन को इससे बेहतर परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो इसके 2 मुख्य कारण उभर कर आते हैं। पहला, उनके यूरोपीय सहयोगियों की अनिच्छा या अक्षमता किसी भी तरह की गंभीर सैन्य या आर्थिक पीड़ा झेलने में, और दूसरा निश्चित रूप से अमेरिका में ट्रंप की वापसी की संभावना और उनका बदलावा रुख जो यूरोप के प्रति कम प्रतिबद्धता वाला लगता है। यहीं पर यह सवाल उठता है, और ये वाकई दिलचस्प है, कि यूरोप इस स्थिति तक पहुंचा कैसे। लेख में तो यहाँ तक कहा गया है कि यूरोप ने खुद को एक तरह से विशाल जागीरदार बना लिया है, वैसल मतलब, जो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। इसकी मुख्य वजह क्या बताई गई हैं? हाँ, लेख कई गहरे कारणों की ओर इशारा करता है। सबसे बड़ी भूल शायद यही रही कि यूरोप ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा लगभग पूरी तरह से अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया। इसकी शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो शांतिवाद पनपा, पैसिफिज्म, उससे, जहां सैन्य ताकत बढ़ाने को लेकर एक स्वाभाविक हिचक थी। फिर जब शीत युद्ध खत्म हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक तरह की निश्चिंतता आ गई। ये मान लिया गया कि अब कोई बड़ा पारंपरिक खतरा बचा ही नहीं है, और अगर हुआ भी तो अमेरिका हमेशा यूरोप की रक्षा के लिए मौजूद रहेगा। नेटो का विस्तार तो हुआ, लेकिन रक्षा खर्च का बड़ा बोझ अमेरिका ही उठाता रहा, जबकि कई यूरोपीय देश अपने जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा रक्षा पर खर्च करते रहे। अब नतीजा ये है कि रूस का डर उन्हें ट्रंप के साथ एक ऐसे व्यापार समझौते की ओर धकेल रहा है जो स्पष्ट रूप से एक तरफा लगता है। इस समझौते में यूरोप ने अमेरिका में $600 बिलियन का भारी भरकम निवेश करने का वादा किया है। ट्रंप के सहयोगी इसे यूरोप का अपना सॉवरेन वेल्थ फंड जैसा बता रहे हैं, लेकिन लेखक इसे सीधी भाषा में सुरक्षा धन कहता है, प्रोटेक्शन मनी, और एक तरह का आधुनिक साम्राज्यवाद, यानी सुरक्षा के बदले आर्थिक कीमत चुकाना। और विडंबना देखिए, अगर आज यूरोप अपनी रक्षा पर ज्यादा खर्च करना भी चाहे तो सेना के लिए नए सैनिक भर्ती करना एक बड़ी चुनौती है। दशकों से सैन्य सेवा को महत्व न देने के कारण अधिकांश यूरोपीय समाजों में वो संस्कृति ही लगभग खत्म हो चुकी है। फ्रांस, कुछ हद तक ब्रिटेन और पोलैंड, जिसने वार्सो पैक्ट के दौर से अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखी, इसके कुछ अपवाद हैं। तुर्की को छोड़ दें तो बाकी यूरोप काफी हद तक अमेरिका की इच्छा पर निर्भर दिखता है। और आर्थिक निर्भरता का पहलू, लेख में इसका भी जिक्र है कि यह सिर्फ सैन्य निर्भरता का मामला नहीं है। हाँ, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेख इसे आलस्य के अपराध कहता है, क्राइम्स ऑफ लेजीनेस, यानी सस्ती चीनी वस्तुओं पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता, ऊर्जा के लिए रूसी गैस पर निर्भरता और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपने यहाँ के महत्वपूर्ण विनिर्माण उद्योगों को, मैन्युफैक्चरिंग को चीन जैसे देशों में आउटसोर्स कर देना। इसका एक सटीक उदाहरण है टनल बोरिंग मशीनें, TBMs। ये वो विशालकाय मशीनें हैं जो सुरंगें खोदने के काम आती हैं। हाल तक चीन ने इन मशीनों को भारत को देने से इनकार किया था। दिलचस्प बात यह है कि यह तकनीक मूल रूप से जर्मन है, लेकिन इसका निर्माण ज्यादा मुनाफे के लिए चीन में शिफ्ट कर दिया गया। अब यूरोप को अपनी ही तकनीक के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यहाँ भी फ्रांस थोड़ा अपवाद है, जिसने अपनी औद्योगिक क्षमता को काफी हद तक बनाए रखने की कोशिश की है। तो इन सब झटकों के बाद अब यूरोप क्या कर रहा है?
क्या वे भावनाओं में बहकर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं? नहीं। और लेख के अनुसार यही वो बिंदु है जिस पर भारत को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। यूरोपीय नेता निश्चित रूप से चौंके हुए हैं और शायद चिंतित भी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया भावनात्मक नहीं बल्कि गहरे यथार्थवाद पर आधारित है, रियलिज्म पर। यथार्थवाद यानी वो सोच जो आदर्शों या भावनाओं के बजाय राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और जमीनी हकीकतों को प्राथमिकता देती है। यूक्रेन और यूरोप की व्यापक सुरक्षा के मुद्दे पर वे अब एक बुरे सौदे के सबसे कम बुरे विकल्प को, लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार दिखते हैं। वे ट्रंप को नाराज करने या उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय उपहास के। राष्ट्रीय हित साधने के लिए कभी-कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, ये वो समझ रहे हैं। ओवल ऑफिस की वो तस्वीर जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, वो इसी व्यावहारिकता का सबूत है, इसी प्रैग्मेटिज्म का। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप के साथ उनकी शर्तों पर बातचीत करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनका बड़ा लक्ष्य पश्चिमी गठबंधन को किसी भी तरह टूटने से बचाना है। वे जानते हैं कि नेता आते जाते रहते हैं, ट्रंप का कार्यकाल भी खत्म होगा, लेकिन अमेरिका एक देश के तौर पर बना रहेगा और शायद सामान्य स्थिति लौटेगी। इसलिए वे अभी जो रियायतें दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि वे ट्रंप के कार्यकाल में पूरी तरह लागू भी हो पाएं। वे एक तरह से वक्त निकाल रहे हैं और कल के लिए, यानी सामान्य स्थिति की वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये अल्पकालिक नुकसान उठाकर दीर्घकालिक हितों को बचाने की कोशिश है। ये विश्लेषण वाकई गहरा है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। ये सब भारत के लिए क्या मायने रखता है? इस पूरे यूरोपीय अनुभव से भारत क्या सीख सकता है? लेख कुछ स्पष्ट सबक सुझाता है जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रासंगिक हो सकते हैं। हाँ, लेख भारत के लिए कई ठोस और व्यावहारिक सबक रेखांकित करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला और सबसे जरूरी, अपनी सैन्य ताकत को तुरंत बिना किसी शोर शराबे या बड़ी बड़ी बातों के युद्ध स्तर पर मजबूत करें। अभी इसी वक्त पहला ध्यान पाकिस्तान को किसी भी दुस्साहस से रोकने, डिटरेंस की क्षमता विकसित करने पर होना चाहिए। अगर भारत ने सीमा पर कोई नई यथास्थिति या नया सामान्य स्थापित किया है, न्यू नॉर्मल, तो उसे बनाए रखने की सैनिक क्षमता भी विकसित करनी होगी। सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है। दूसरा, रूस के साथ संबंधों को और मजबूत करें, लेकिन किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल होने से बचें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका भविष्य पश्चिम विरोधी खेमे में शामिल होने में नहीं है। चीन के साथ हाल में जो सकारात्मक मोड़ आया है, उसे बनाए रखने की कोशिश करें और स्थिरता कायम रखें, ताकि दोनों पक्ष अपने साझा हितों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये याद रखना जरूरी है कि चीन को अब शायद भारत से सीधे लड़ने की जरूरत भी न पड़े। वो पाकिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर छेड़ सकता है, जिसका मतलब है अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारें और शांत करें। भारत जैसे बड़े देश के लिए यह संभव नहीं है कि वह हर मोर्चे पर एक साथ दुश्मनी मोल ले। पाकिस्तान बेशक एक अलग और जटिल मामला है, लेकिन हर पड़ोसी देश के साथ अपने रिश्तों को घरेलू राजनीति का मुद्दा बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी विदेश नीति के विकल्प सीमित हो जाते हैं। चौथा, सही समय देखकर वॉशिंगटन के साथ संबंधों में कुछ सामान्य समझ, सैनिटी और स्थिरता वापस लाने का प्रयास करें। विश्वास दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई नया शीत युद्ध शुरू नहीं होने वाला है और कोई स्थायी अमेरिका पश्चिम विरोधी ब्लॉक बनने की संभावना भी बहुत कम है। अगर यूक्रेन में शांति समझौता हो जाता है तो पुतिन और ट्रंप फिर से दोस्त बन सकते हैं। अमेरिका और चीन तो पहले से ही अपने अपने हितों के लिए पर्दे के पीछे और सामने दोनों जगह सौदेबाजी करने में व्यस्त हैं। भारत को इस बदलते वैश्विक समीकरण में अपनी जगह बनानी होगी। यानी सार ये है कि यूरोप से सीखना है, लेकिन उनकी तरह अधीनता, ऑब्सीक्वियसनेस नहीं, बल्कि वो व्यावहारिकता सीखनी है, जिससे अमेरिका में ट्रंप जैसे अप्रत्याशित नेतृत्व से पैदा हुई उथल-पुथल, वो जो ट्रंपियन केओस है, उसके दौर में भी अपने राष्ट्रीय हितों को कम से कम नुकसान पहुंचे, और साथ ही उनके बाद आने वाले अमेरिका के लिए तैयारी करना। ये यथार्थवाद का एक कड़ा लेकिन महत्वपूर्ण सबक है। तो द प्रिंट के इस लेख पर आधारित हमारी आज की इस गहन चर्चा का निष्कर्ष यही है कि यूरोप की मौजूदा स्थिति और उसकी प्रतिक्रियाएं
भारत के लिए भविष्य की विदेश और सुरक्षा नीति हेतु महत्वपूर्ण भू राजनीतिक सबक प्रस्तुत करती हैं। यथार्थवाद, सैन्य आत्मनिर्भरता, संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति और धैर्य, इन सब का महत्व आज की अनिश्चित दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो ये है: अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार और बिना किसी लाग लपेट के बढ़ाना और इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता देना। किसी एक बाहरी शक्ति या गुट पर अपनी सुरक्षा या आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यधिक निर्भरता से बचना। अपने पड़ोसियों के साथ जहां तक संभव हो व्यवहारिक और स्थिर संबंध बनाना, भले ही कुछ मुद्दे जटिल क्यों ना हो। और वैश्विक राजनीति की तेज रफ्तार से बदलती अनिश्चितताओं के बीच राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रणनीतिक लचीलेपन के साथ आगे बढ़ना। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार जिस पर वे खुद मनन कर सकते हैं। जिस तरह यूरोप को आज अमेरिका के बदलते रवैये और शायद ट्रंप के बाद की दुनिया की वास्तविकता का सामना करने और उसके अनुसार अपनी रणनीति को ढालने की जरूरत महसूस हो रही है, क्या भारत को भी वैश्विक व्यवस्था में इसी तरह के अप्रत्याशित और तेज बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहने हेतु अपनी रणनीतिक सोच को और ज्यादा लचीला, दूरदर्शी और शायद थोड़ा कम भावनात्मक बनाने की आवश्यकता है, खासकर तब जब दुनिया इतनी तेजी से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ती दिख रही हो? ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमारे नीति निर्माताओं, रणनीतिकारों और विश्लेषकों को लगातार विचार विमर्श करते रहना चाहिए। भविष्य के अनिश्चितताओं के लिए आज ही तैयारी करना समझदारी का तकाजा है। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों और समसामयिक विषयों में गहरी रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य की ऐसी गहन चर्चाओं से जुड़े रह सकें। और अपने विचार या कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली गहन चर्चा तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।